Okay, so let's begin this beautiful lecture. I welcome you all. Today we are discussing the second topic. It is the second topic of history of English literature, the Middle English period. We have already covered the Old English period, Old English period or Anglo-Saxon age, Anglo-Saxon age. तो इस टॉपिक का हमने इस सिलेबस का पहला जो यूनिट है वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड यानी कि एंग्लो सैक्सन एज से लेके एलिजाबेथन एज तक का जो पहला यूनिट है तो उसमें वी हैव कवर्ड ओल्ड इंग्लिश पीरियड द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट यूनिट एंड हेयर इन दिस वीडियो or in this lecture we will be discussing about the Middle English period, the second topic. And let me tell you, Middle English period is divided into four different parts. Our Middle English period has four topics. It is Anglo-Norman age. Let me tell you the very first thing. Middle English period spans from 1066 to 1500. Okay, तो जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है 1066 से 1500 तक का आता है इसमें. और इसमें जो पहला टॉपिक है इसमें एंग्लो नॉर्मन एज जो कि 1066 टू 1340 ये हमने देखा था. और सेकेंड टॉपिक इज the age of Chaucer. It is 1340 to 1400, and the Baron age 1400 to 1485. Early Renaissance 1485 to 1557. तो लगभग अर्ली रेनेसा का बिगिनिंग हम यहाँ पे देखते हैं 15th सेंचुरी. यहाँ तक का हमने अगर लेते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड में, क्योंकि हमारा जो पहला यूनिट है वो एलिजाबेथन एज तक का है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लिखा भी है यहाँ पे. तो हमारा जो यूनिट है वो शुरू होता है ओल्ड इंग्लिश से लेके कहाँ तक, एलिजाबेथन एज तक. तो मिडिल इंग्लिश ना कहते हुए इसमें इसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं जैसे वन बाय वन हम इनको देख रहे हैं. तो अभी हम इस लेक्चर में बात करेंगे एंग्लो नॉर्मन एज. एंग्लो नॉर्मन एज वैसे हल्का फुल्का हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में. तो चलिए देखते हैं 1066 टू 1340 Anglo-Norman age. The Anglo-Norman period marked the end of the Germanic Saxon rule in England. Right? End of Germanic Saxon rule. What is Germanic Saxon rule? In the very first stage, the Anglo-Saxon age, we saw the three Germanic tribes, Angles, Saxon and Jutes, right? Angles, Saxon and Jutes. So these were the Germanic tribes of Anglo-Saxon age. These three tribes were active in the Old English period or the Anglo-Saxon age. So the end of Anglo-Saxon rule is the beginning of Anglo-Norman era, right? तो जो एंग्लो नॉर्मन एरा है वो शुरू होता है कहाँ से, जब एंग्लो सैक्सन रूल खत्म होता है इंग्लैंड पे. तो एट 1066 द एंग्लो सैक्सन रूल एंडेड एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड बिगेन from 1066, from this time period only. So on 14th October 1066 century, William the Conqueror, William the Normandy, we say. William was the Norman king, Norman French king. So he conquered the English throne, right? So the William the Conqueror won the Battle of Hastings, and became the first Norman king of England. So he won the battle in 1066. The date is 14th October. So on 14th October 1066, William de Normandy, he was a Norman king. He won the Battle of Hastings, and that marked as his beginning of Anglo-Norman period, and he became the first Norman king in England. So with the Norman conquest, Norman conquest
के बाद से बिगैन अ न्यू एरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इंग्लैंड के लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर भी जनरली से, तो इंग्लिश लिटरेचर में यहाँ पे इंग्लिश कर देंगे इसे हम। तो इंग्लिश लिटरेचर में जो है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद से एक नया युग शुरू हो जाता है। ठीक है, एक नया युग जो है इतिहास में, एक नया युग शुरू हो जाता है। कहाँ से? एंग्लो यहाँ पे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, यही हम इसको 1066 को कई नामों से जानते हैं। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हो गया यहाँ पे, और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो गया, है ना। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट यानी कॉन्क्वेस्ट मीन्स भी क्या है? विक्ट्री, है ना। तो कॉन्करर, कॉन्करर तो विजेता, विलियम डी नॉर्मंडी और नॉर्मन किंग विलियम एक्चुअली conquered the इंग्लिश थ्रोन, है ना। सेक्शंस को, जो एंग्लो सेक्शन था, जो सेक्शंस को इन्होंने हरा दिया। और जो है यहाँ से बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा, दैट इज एंग्लो नॉर्मन पीरियड और एंग्लो नॉर्मन एज। तो नॉर्मन्स का राज आ गया। द नॉर्मन्स ब्रॉट विद देम दे रिच फ्रेंच कल्चर एंड लैंग्वेज। तो नॉर्मन्स क्या लेकर आए अपने साथ? फ्रेंच कल्चर लेकर आए, लैंग्वेज लेकर आए, है ना। सो देयर ट्रेडिशन, देयर कल्चर एक्चुअली दे ब्रॉट विद देम एंड दे इन्फ्लुएंस्ड द प्री एग्जिस्टिंग कल्चर लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। So the literature of this period comes under the category of Norman French literature और Anglo French literature। तो इस टाइम के जो लिटरेचर है वो किसके अंदर आता है? एंग्लो और फ्रेंच, नॉर्मन फ्रेंच लिटरेचर के अंदर आता है, और एंग्लो फ्रेंच लिटरेचर भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो ये हम कल देख चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा मैं रफली एक करसरी ग्लांस दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा पेस से हम चल रहे हैं। सिंस द एंग्लो नॉर्मन पीरियड बिलोंग्ड टू द मिडिल एजेस, है ना। एंग्लो नॉर्मन एज कहाँ से बिलोंग करता है? मिडिल एज से बिलोंग करता है, और मिडिवल पीरियड से बिलोंग करता है ब्रिटिश हिस्ट्री में। ठीक है, तो ब्रिटिश हिस्ट्री में, ब्रिटिश हिस्ट्री में जो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड मिडिल एजेस से बिलोंग करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। ठीक, तो इस यानी कि एंग्लो नॉर्मन एज से जो है मिडिल इंग्लिश पीरियड की शुरुआत होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इतना ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। और अगर हम देखें द सिग्निफिकेंट मीन्स एंग्लो नॉर्मन एज आफ्टर द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, we see the significant changes and development in British history. We see that England became trilingual country during the Anglo-Norman period। तो सबसे बड़ा चेंज हम तो ये देखते हैं कि जो है because Normans brought with them what? Their French culture and their French language, right? So in England there was already old English language, so we say यहाँ पर हम देखते हैं जो इंग्लैंड है वो ट्राइलिंगुअल कंट्री बन गया, यानी कि 3 लैंग्वेजेस वर देयर इन एंग्लो नॉर्मन एज। व्हाट वर द 3 लैंग्वेजेस? कौन कौन से थे 3 लैंग्वेज? एक तो थी फ्रेंच, बिकॉज नॉर्मन्स वर फ्रेंच, सो दे ब्रॉट विद देम देयर फ्रेंच कल्चर, सो फ्रेंच लैंग्वेज। So first of all, French was there, and Old English means we say English language was there, and of course there was a language that is Latin. It is Latin. So Latin language also were there, but the difference, what is here? Norman French became the language of court. तो ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये कहाँ की लैंग्वेज बन गई? कोर्ट की लैंग्वेज बन गई, और हाई क्लास की लैंग्वेज बन गई, सो अपर क्लास। ठीक, तो जो लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज थी वो कोर्ट की लैंग्वेज बन गई, दरबार, और जो है कोर्टली लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच हो गई, और हाई क्लास लोगों की जो है फ्रेंच लैंग्वेज हो गई। देन एजुकेटेड क्लर्जीमैन स्पोक एंड रोड इन लैटिन। तो क्लर्जीमैन जो थे चर्च में वो जो है लैटिन लैंग्वेज में लिखा करते थे, बोला करते थे, सो देयर लैंग्वेज वाज लैटिन, एंड द इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, or language of the masses. English became the language of the masses. So French became the language of court and high class, and Latin became the language of
clergymen, educated clergymen, they used to speak Latin and they used to write in Latin language only, and the English became the language of common people or the language of the masses. ठीक है ना? तो आम लोगों की जो भाषा हो गई वो क्या हो गई? इंग्लिश. ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्टिकुलरली इन इंग्लैंड इन 11th or 12th century, England became the trilingual country after the beginning of Anglo-Norman era, right? 1066 marked as the Norman conquest, and that brought significant changes not only in language but also in the taste of aristocratic class. See, in upper class, there were different forms of literature, right? Because they brought French language, so they used to, write in French, and their interest actually turned into French literature. है ना? तो यहाँ से हम देखते हैं कि फ्रेंच लिटरेचर भी, जो यहाँ पे इससे पहले तक हीरोइक पोइट्री चला करती थी, एलिटरेटिव वर्ड्स में लिखते थे, है ना? तो एलिटरेटिव रिपीटेटिव लैंग्वेज में वो लिखा करते थे. ओल्ड इंग्लिश पीरियड में हम देखते हैं हीरोइक पोइट्री, वहाँ पर दे यूज्ड टू राइट फॉर ग्लोरी, है ना? दे वर ब्रेव, है ना? तो ब्रेवरी की स्टोरी, हीरोइक थीम्स वहाँ पर थी, और हीरोइक कपलेट में कई पोएम्स लिखी गई. तो कई सारी चीज़ें मतलब जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड में थी. लेकिन जैसे ही नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ, एंग्लो नॉर्मन एज शुरू हुआ और नॉर्मन फ्रेंच इंग्लैंड पर आ गई, तो वैसे ही हम देखते हैं कि लैंग्वेज में चेंज आया. वैसे ही हम देखते हैं फ्रेंच लिटरेचर का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे शुरू हुआ. तो जैसे ही फ्रेंच लिटरेचर आया, तो फ्रेंच लिटरेचर ने जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो लिटरेचर था उसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया. ठीक है, तो जो पहले चलती थी हमारी, जैसे हीरोइक पोइट्री और एलिटरेटिव पोएम्स, इस प्रकार की जो चीज़ें थी, जो कि जर्मेनिक सेंसिबिलिटीज थी एंग्लो सैक्सन पीरियड के टाइम पे, है ना? तो जर्मेनिक ट्राइब्स जो हीरोइक पोइट्री थी या फिर एलिटरेटिव पोएम्स थी, तो वो एंग्लो सैक्सन पीरियड की क्या थी? एक मजबूत जड़ थी. ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर नॉर्मन्स का राज शुरू हुआ, वैसे ही फ्रेंच लिटरेचर ने उसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया. ठीक है, तो एरिस्टोक्रेटिक टेस्ट ऑल्सो चेंज्ड इनटू फ्रेंच लिटरेचर, टूवर्ड्स फ्रेंच लिटरेचर. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो मेनली था वो क्या था? कोर्टली रोमांस और सिविलरी, है ना? गैलेंट्री वर्स, गैलेंट्री वर्स वर्सेस फॉर देयर विक्ट्री, है ना? और अपने ग्लोरी के लिए उन लोगों ने शुरू किया, कोर्टली रोमांस उन्होंने शुरू किया. तो यहाँ से मतलब जो हम देखते हैं लिटरेचर में, जैसे जैसे लैंग्वेज में चेंज हुआ, वैसे वैसे लिटरेचर में भी टेस्ट जो है वो चेंज होता है. तो दो ये सिग्निफिकेंट जो इवेंट थे या फिर सिग्निफिकेंट चेंजेस थे वो हमने देखा. थर्ड is also one of the significant changes, that is the English language that was till now influenced by Germanic tribes. जो इंग्लिश भाषा थी अभी तक जर्मेनिक ट्राइब्स से इन्फ्लुएंस थी, ठीक है ना? वो भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हुई. किसमें? स्पेलिंग्स में, लिटरेरी एक्सप्रेशन में और वोकेबलरी में. ठीक है, नॉर्मन फ्रेंच जब आ गई, तो भाई जो अभी तक की जर्मेनिक ट्राइब्स की, एंग्लो सैक्सन और जूट्स की जो लैंग्वेज थी, उसमें जो है फ्रेंच लिटरेचर या फिर नॉर्मन फ्रेंच के आ जाने से उनके स्पेलिंग्स में, उनके जो है लिटरेरी एक्सप्रेशन में, है ना? जो हमारे साहित्यिक भाव और एक्सप्रेशन, द सेंस ऑफ एक्सप्रेशन था, उसमें भी, और वोकेबलरी में भी चेंजेस हम देखते हैं यहाँ से. ठीक है, तो ये चीज़ें थी. मतलब जैसे जैसे एंग्लो नॉर्मन एज शुरू हुई, नॉर्मन्स का राज आया, वैसे वैसे हम देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी स्पेलिंग्स, एक्सप्रेशन और वोकेबलरी में चेंज हम देखते हैं. तो यहाँ तक हमने कल देखा था, और आज जो है मैं इसमें देखता हूँ, बताता हूँ मेन इंसिडेंट्स क्या क्या थे एंग्लो नॉर्मन एज में. तो मेन इंसिडेंट्स, है ना, सिग्निफिकेंट इंसिडेंट्स इन द एंग्लो नॉर्मन एज, राइट? तो एंग्लो नॉर्मन एज में पहला तो हम देखते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट. नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हमें पता है 1066, है ना? 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इन 1066, और it is the 11th century, was a political, social, cultural and literary landmark.
यहाँ से पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और लिटरेरी लैंडमार्क सभी, यानी कि फ्रॉम ऑल अराउंड वी सी दैट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन ऑल द फील्ड, वेदर इट इज पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल एंड ऑल्सो लिटरेचर। एंड देन द राइज ऑफ कोर्टली रोमांस, है ना, यहाँ पर कोर्टली रोमांस का भी हम राइज देखते हैं। ठीक है, राइज मतलब यहाँ से शुरुआत, कोर्टली रोमांस की हम देखते हैं यहाँ से शुरुआत होती है। और जैसे एंग्लो नॉर्मन पीरियड सा द राइज ऑफ कोर्टली रोमांस विच वर टेल्स ऑफ हीरोइक नाइट्स, है ना, ये क्या थे, हीरोइक नाइट्स थे। नाइट्स मीन्स जो सोल्जर्स होते हैं। ठीक है, तो ये टेल्स मतलब स्टोरी। सो जो कोर्टली रोमांस थे वो क्या थे, टेल्स ऑफ हीरोइक नाइट्स थे ऑन क्वेस्ट एंड एडवेंचर, जो कि खोज में और एडवेंचर में जाया करते थे, है ना। जो हीरोइक, जो हमारे सोल्जर, ब्रेव सोल्जर्स हुआ करते थे, उनकी जो खोज और इन क्वेस्ट, इन सर्च ऑफ समथिंग, है ना, और एडवेंचर, एडवेंचर भरी उनकी जो है जर्नी, उनकी जो गाथाएं थी, मतलब जो है वो कोर्टली रोमांसेस में आता है। तो यहाँ से हम देखते हैं इन कोर्टली रोमांसेस द टेल्स ऑफ हीरोइक नाइट्स used to performed, used to write, है ना। तो दो सिग्निफिकेंट चेंजेस हमने देखा, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट और राइज ऑफ कोर्टली रोमांस। आगे हम देखते हैं डिक्लाइन ऑफ हीरोइक पोइट्री और डिक्लाइन, है ना, डिक्लाइन ऑफ हीरोइक पोइट्री भी हम यहाँ पे देखते हैं। अभी तक एंग्लो सैक्सन एज में, एंग्लो सैक्सन, इससे पहले की एज यानी कि एंग्लो सैक्सन एज में, एंग्लो सैक्सन एज में हीरोइक पोइट्री लिखी जाती थी। लेकिन एंग्लो नॉर्मन एज जब आई तो वहां पे हीरोइक पोइट्री को किसने रिप्लेस कर दिया, फ्रेंच लिटरेचर ने रिप्लेस कर दिया, है ना। अभी हमने देखा था कि फ्रेंच लिटरेचर ने एंग्लो सैक्सन एज के जो है, जो हीरोइक पोइट्री थी उसको क्या कर दिया, ओवर शेडो कर दिया, फिर उसको जो है ओवरकम कर लिया। ओवरकम नहीं कह सकते हम ऐसा कह सकते हैं कि उसको रिप्लेस कर दिया, है ना। तो यही हमने देखा कि भाई द एंग्लो नॉर्मन पीरियड सा अ डिक्लाइन ऑफ हीरोइक पोएट्री, है ना, और इनफ्लक्स ऑफ फ्रेंच वर्ड्स। तो मैनी फ्रेंच वर्ड्स वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंग्लिश स्पेशली फॉर वर्ड्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट, लॉ, आर्ट, लिटरेचर एंड फूड। तो इनफ्लक्स मतलब ये सब इंक्लूजन और मिक्सिंग, है ना, इंक्लूजन और मिक्सिंग ऑफ फ्रेंच वर्ड इनटू इंग्लिश। तो इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेंच वर्ड, तो फ्रेंच वर्ड्स भी इंग्लिश लैंग्वेज में मिक्स हो गए और आ गए, है ना। जैसे हम देखते हैं कि भाई जितने भी शब्द हैं, मतलब कई ऐसे शब्द हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, लॉ से रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड है ना, लिटरेचर से रिलेटेड है, और जो है फूड से रिलेटेड है। वे जो शब्द हैं वो कहाँ से आ गए, फ्रेंच वर्ड से आ गए, है ना। So influx of French words in English language। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है कई ऐसे शब्द हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंच वर्ड के जो है शब्द इंग्लिश में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा एक एक वर्ड है गवर्नमेंट से रिलेटेड, हम कह सकते हैं प्रिंस। प्रिंस प्रिंस शब्द है, ठीक है। ऐसे एक जॉयफुल वर्ड है, जॉयफुल, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये फ्रेंच वर्ड हैं। तो कई ऐसे जो हैं शब्द हैं जो कि कहाँ से, फ्रेंच से जो है इंग्लिश में आए हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ऐसे जैसे हमने देखा कि आर्मी शब्द जो है, आर्मी है एक, टेलीफोन शब्द है ना, टेलीफोन, PHON है, टेलीफोन शब्द है। एक बीफ, बीफ शब्द भी है, बीफ ये भी फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। फूड में लगभग इटिनरी वर्ड्स हम कहते हैं, इटिनरी वर्ड्स जैसे जो हमारे वर्ड्स वहाँ से फूड से रिलेटेड हैं वो जनरली मतलब फ्रेंच वर्ड से इन्फ्लुएंस्ड हैं। और एक शब्द और है जिसे हम
रिजीम, रिजीम कहते हैं, रिजीम, यस। तो रिजीम वर्ड भी क्या है, जो है फ्रेंच वर्ड है। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जो कि कहाँ से आ गए, इंग्लिश में फ्रांस, फ्रांस से आ गए। जैसे इसके बाद से ही जस्ट, जैसे हमने देखा क्वीन है, शिप है, ऐसे ही कई सारे ऐसे शब्द हैं। शिप, एस एच आई पी, शिप, शिप शब्द भी जो है मुझे लगता है कि फ्रेंच ही होगा। ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं जो कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड हैं और जो है फ्रांस से जो है फ्रेंच लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में आए हैं। तो इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेंच वर्ड्स भी हमने यहाँ पे देखा। तो कैसे कैसे देखे चेंजेस, मतलब जो है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट और एंग्लो नॉर्मन एज के बाद जब नॉर्मन फ्रेंच का रूल आया, तो वो हम देखते हैं किस प्रकार से चेंजेस यहाँ पे आए। ऐसे सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर, ग्रामर का सिंप्लीफिकेशन भी हो गया भाई। ग्रामर से पहले तक जो है हार्डकोर इस तरह से जो रूल्स, सेट रूल्स जो थे, वो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी हमने देखा। हम देखते हैं इंग्लिश ग्रामर बिकेम सिंपलर एज पीपल बिगेन टू कम्युनिकेट, है ना। तो सिंपलर बनती गई इंग्लिश ग्रामर भी, सिंपल बन गई, बनती भी गई, क्योंकि यहाँ से लोगों ने शुरू किया कम्युनिकेट करना इंग्लिश में। और विद दोज ऑफ दो हु डिडंट स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, है ना। तो भाई सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर से ये हुआ कि मीन्स इंग्लिश आल्सो बिकेम इजियर टू पीपल, है ना, as they began to communicate, and the common people began to communicate in particular the from uh, having or keeping mind in grammar, keeping mind grammar in mind, है ना, keeping grammar in mind. So चेंजेस इन प्रोनाउंसिएशन हमने देखा कि चेंजेस इन प्रोनाउंसिएशन, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश चेंज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच। ठीक है, जो जो इंग्लिश के जो वर्ड थे जो कि अलग तरह से प्रोनाउंस किए जाते थे, वो यहाँ से जो इन्फ्लुएंस हो गए, किससे, फ्रेंच लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस हो गए, और वो भी उसमें भी हम इसमें चेंज देखते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चेंजेस इन स्पेलिंग, अभी हमने देखा था ऊपर कि भाई जैसे ही एंग्लो नॉर्मन का जो रूल है वो शुरू हुआ, वहाँ से स्पेलिंग, लिटरेरी एक्सप्रेशन और वोकेबलरी में जो है उनका इन्फ्लुएंस रहा, है ना। तो चेंजेस इन स्पेलिंग, द स्पेलिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स चेंज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच, है ना। तो वो भी स्पेलिंग में भी चेंजेस आए। ऐसे अब एक और पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉर्मन फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ रिच, है ना। तो नॉर्मन फ्रेंच जो थी वो कहाँ की लैंग्वेज बन गई, रिच, अपर क्लास यानी कि हाई क्लास, है ना, कोर्ट की लैंग्वेज बन गई। इट ऑल्सो बिकेम द सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस भाई। अब ये जो एंग्लो यानी कि नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज है, वो एक सोशल स्टेटस का सिंबल बन गई, है ना। जिसको फ्रेंच आती हो, नॉर्मन फ्रेंच आती हो, वो एक हाई क्लास का माना जाने लगा यहाँ से। तो ये हम देखते हैं सिग्निफिकेंट चेंजेस, है ना, दैट टुक प्लेस आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं, देखिए लिटरेचर में क्या क्या चीजें हुई डेवलप, क्या क्या डेवलप हुई। तो रोमांसेस, अभी हमने देखा कोर्टली रोमांस शुरू हुआ, है ना। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग टेल्स ऑफ heroic knights who were going or who used to go for adventure and for the quest, है ना। तो क्वेस्ट के लिए और एडवेंचर भरी हुई जो स्टोरीज हुआ करती थी नाइट्स की, है ना। तो कोर्टली रोमांस शुरू हुआ यहाँ से। क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स भी लिखे गए, कई क्रॉनिकल्स लिखे गए। क्रॉनिकल्स मीन्स द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ, द क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ हिस्ट्री, है ना। अगर हम क्रॉनिकल्स को बहुत इजी इजी भाषा में समझें तो ये क्या है, हिस्टोरिकल अकाउंट है पहले तो, है ना, हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इवेंट, हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स। ठीक है, वो भी क्रोनोलॉजिकली, क्रमबद्ध, है ना। क्रोनोलॉजिकल हिस्टोरिकल अकाउंट यानी कि क्रोनोलॉजिकली, क्रोनोलॉजिकली जो है, क्रोनोलॉजिकली मीन्स क्रमबद्ध। तो भाई क्रमबद्ध
तरह से जो हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स है, जो भी घटनाएं हुई, जो भी घटनाएं हुई हैं, उनका क्या है, क्रमबद्ध अकाउंट जो है, ऐतिहासिक क्रमबद्ध अकाउंट, ठीक है ना, तो क्रॉनिकल्स कहलाता है। तो क्रॉनिकल्स, कई क्रॉनिकल्स लिखे गए हिस्ट्री के, जितने भी इवेंट्स जो कि इससे पहले जो हुए और उस टाइम पे जो हुए, है ना, तो उनका जो अकाउंट है और उसके बारे में जो है एक क्रमबद्ध तरह से लिखा गया हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स, हमने इसको कहा। तो क्रॉनिकल्स यहाँ से शुरू हुई। और मिस्ट्री एंड मिराकल प्लेस, तो ड्रामा, ड्रामा में भी हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हम देखते हैं एंग्लो नॉर्मन एज में। उसके बाद मोरालिटी प्ले भी क्या है, ड्रामा का पार्ट है, ठीक है। तो ये ड्रामा, अभी तक हमने देखा कि इससे पहले ओल्ड ओल्ड इंग्लिश पीरियड में मेनली पोएट्री लिखी गई है ना, पोएट्री और हिस्ट्री के ऊपर लिखा गया थोड़ा सा, एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ये बीडे का जो वर्क है ना, बीड, तो हिस्ट्री के ऊपर लिखा गया। और बाकी अभी हम देखते हैं कि एंग्लो नॉर्मन एज में रोमांसेस, यहाँ से ड्रामा का भी ओरिजिन हमने और राइज भी हम देखते हैं ड्रामा का, हल्का फुल्का मिस्ट्री और मिराकल प्ले, प्ले मतलब जो है नाटक, तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? जी सर। आई होप के समझ में आ रहा होगा। तो जी सर। रोमांस में क्या था, रोमांस ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड, पहला पॉइंट यहाँ पे हमने रोमांस क्रॉनिकल, बड़े ऐसा डायग्राम। तो इसी तरह से जो डायग्राम हमने बनाया है, आपका भी जो प्रेजेंटेशन रहेगा एग्जाम में लिखने में भी इसी तरह रहेगा, ठीक है। As you make these type of diagrams, charts, so you find or you get the chance, है ना, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अच्छे मार्क्स गेन करें, है ना, गेन कर पाते हैं। तो वो एक एज रहती है कि भाई अच्छे मार्क्स मिलने के लिए आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो रोमांस का अगर हम देखते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, तो भाई एंग्लो नॉर्मन राइटर्स इंट्रोड्यूस्ड रोमांटिक टेल्स ऑफ लव, है ना, रोमांटिक टेल्स ऑफ लव एडवेंचर इन लिटरेचर। तो यहाँ से हमने देखा कि एंग्लो नॉर्मन राइटर्स ने क्या इंट्रोड्यूस किया, जो रोमांटिक टेल्स ऑफ लव है ना, और एडवेंचर है लिटरेचर में। और दे टोल्ड द स्टोरीज ऑफ किंग आर्थर एंड द वॉर ऑफ ट्रॉय, है ना। तो एक ये वॉर ऑफ ट्रॉय एक बहुत ही खतरनाक और जो है बहुत ही हिस्ट्री में काफ़ी पढ़े जाने वाला, माने जाने वाला ये वॉर, द वॉर ऑफ ट्रॉय। एंड दे यूज्ड टू राइट द टेल्स ऑफ किंग आर्थर, है ना। So Anglo-Norman writers introduced a romantic tale of love, adventure, and they used to write the stories of King Arthur Great, है ना, and the War of Troy. तो इसे हम यहाँ पे हम कहते हैं कि the beginning of romances in Anglo-Norman period. Then came chronicles. Chronicles, as I told, is the historical account of events. So the chronicles in the Anglo-Norman period, of English literature, chronicles became well-established form of writing. ठीक है ना, maximum number of writers started or began writing chronicles as they came into their interest changed towards writing chronicles because it was the historical account of so many kings or kingdoms, है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो एंग्लो नॉर्मन राइटर्स थे, उनका जो रुझान था क्रॉनिकल्स की ओर बढ़ा, ठीक है। जैसे आगे हम देखते हैं, कई ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने जो है क्रॉनिकल्स लिखे, तो वेल एस्टेब्लिश्ड फॉर्म बन गया क्रॉनिकल्स, यहाँ से वेल एस्टेब्लिश्ड फॉर्म बन गया इंग्लिश लिटरेचर में। दिस क्रॉनिकल्स बेसिकली रिकॉर्डेड द हिस्ट्री ऑफ किंग्स, है ना। तो जो ये क्रॉनिकल्स थे वो मेनली क्या थे, हिस्ट्री ऑफ किंग्स थे, है ना, राजाओं के का इतिहास, है ना, किंग्स
किंगडम्स का इतिहास। तो क्रॉनिकल्स एक सीक्वेंस में जो इतिहास की घटनाओं का लेखा जोखा है ना। तो क्रॉनिकल्स बहुत ही ज्यादा मतलब जो है इस टाइम पीरियड में लिखे गए क्रॉनिकल्स इन इंग्लिश लिटरेचर। हमने यहाँ पे देखा एंग्लो नॉर्मन एज में, ठीक। मेनली 12th सेंचुरी 11th सेंचुरी में यहाँ पे हम देखते हैं। और एक मैं आपको नाम बता रहा हूँ, हॉलिंसेड। यस, तो हॉलिंसेड जाने जाते हैं अपने क्रॉनिकल्स के लिए, हॉलिंसेड्स क्रॉनिकल। एंड दिस हॉलिंसेड्स chronicles actually became the source of so many historical plays of William Shakespeare further in Elizabethan age. Okay, so Holinshed Chronicle were the most important record of the history of kings, है ना, in this particular 12th century. तो मेनली जो क्रॉनिकल्स थे वो 9 to 12 सेंचुरी में लिखे गए। जो ये क्रॉनिकल्स थे 9th सेंचुरी, 9th to 12th सेंचुरी, है ना, 12th सेंचुरी तक क्रॉनिकल्स लिखे गए जनरली। तो इसके आगे भी लिखे गए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे मेनली रफली अगर हम बात देखते हैं तो ये चीज़ थी। इसके बाद आगे फिर फर्दर डेवलपमेंट हम देखते हैं, ड्रामा यहाँ से शुरू हुआ भाई। ड्रामा, द मिस्ट्री एंड मिरेकल प्ले, है ना। अनदर रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड हाउएवर वाज रिलीजियस एंड डायडेक्टिक राइटिंग, है ना। तो रिलीजियस और डायडेक्टिक राइटिंग्स की यहाँ से शुरुआत हुई और मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस की यहाँ से शुरुआत हुई। मिस्ट्री प्लेस वर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम बाइबल, है ना। देखो ऐसे स्टोरीज जो जब ड्रामा शुरू हुआ ना, तो ड्रामा में क्या हुआ कि पीपल ऑफ इंग्लैंड एक्चुअली दे इंटरेस्टेड to write such stories which are the gospels or which are the comments or commentary of Bible, है ना। तो जो कि बाइबल्स में जो जो वहाँ पे उपदेश दिए गए हैं, तो उनकी स्टोरीज के ऊपर छोटे छोटे नाटक वगैरह बनाने शुरू किए लोगों ने, है ना। इनिशियली दे यूज टू परफॉर्म इन द चर्चेस, है ना, चर्च में शुरुआत हुई परफॉर्म करने की। ऐसे प्लेस जो कि इनिशियली दे बिगेन टू परफॉर्म in the church and the stories were taken from बाइबल, है ना। जो स्टोरीज थे वो कहाँ से लिए गए, बाइबल से लिए गए, और परफॉर्म कहाँ हुए, चर्च में परफॉर्म हुए। तो शुरुआती दौर पे ड्रामा इस प्रकार से शुरू हुआ, है ना। सो मेनली दे वर इंटरेस्टेड इन राइटिंग द स्टोरीज टेकन फ्रॉम बाइबल। तो जो स्टोरीज बाइबल से ली गई, छोटी छोटी स्टोरीज बाइबल से ली गई, उनको नाम दिया मिस्ट्री प्ले, है ना। क्या नाम दिया, मिस्ट्री प्लेस, है ना। और कुछ ऐसे प्लेस थे, फिर नाटक थे छोटे छोटे, जो कि लाइफ्स ऑफ सेंट्स, जो संतों के, सेंट्स में साधु संत, है ना, संतों के लाइफ उनके जो है लाइफ से जो इंस्पायर्ड होके, देखिए सेंट्स की लाइफ से जो इंस्पायर्ड होके जो प्ले लिखे गए, है ना, उनको कहा गया मिरेकल प्ले। क्या कहा गया, तो मिरेकल प्लेस। So the beginning of English plays actually from mystery plays and miracle plays. Mystery plays were the plays uh, taken from Bible, the stories taken from Bible, and miracle plays were inspired from the lives of saints. समझ में आया ना। जो मिरेकल प्लेस थे वो किसके लाइफ से इंस्पायर्ड थे, जो भी चीजें, जो भी घटनाएं हुई, जैसे सेंट्स के लाइफ से जो है इंस्पायर्ड होके फिर जाके उनके छोटे छोटे जो है नाटक वगैरह बनाए गए। देन एक्चुअली इन इनिशियल स्टेज द मिस्ट्री प्लेस यूज्ड टू परफॉर्म इन द चर्चेस, बट आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद क्या हुआ, द प्लेस वर परफॉर्म्ड आउटसाइड चर्चेस, है ना। तो जो प्ले थे वो
चर्च से भी बाहर शुरू हो गए, और जब चर्च से बाहर शुरू हो गए तो उसमें वी सी डिफरेंट एक्शंस मिक्स्ड इन द प्लेस, है ना। तो कई सारे एक्शंस जो हैं, और भी सीन्स, स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट एरियाज related to history, kings were uh, were there in the stories, है ना। देन जो लाइफ्स ऑफ सेंट्स थे वो आगे जाके और भी चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड हुई। तो जब डेवलप होता गया आगे, देन केम मोरालिटी प्लेस, है ना। जब उसमें चेंजेस हुए, थोड़ा बहुत और भी मिक्सड एंड मैच हुआ, ठीक है, उन प्लेस में, फिर द स्टोरीज यहाँ से थोड़ा बहुत उसमें क्या मिक्सड हो गया, मोरालिटी, है ना। कुछ स्टोरीज ऐसी थी जिसमें क्या हुआ, मोरालिटी के ऊपर बेस्ड हुई, ठीक है ना। कुछ स्टोरीज, कुछ प्लेस जो है डायडेक्टिक, डायडेक्टिक हम कहते हैं मॉरल वैल्यूज के ऊपर, यानी कि हमारी नैतिकता के ऊपर, है ना, नैतिकता के ऊपर सिखाने के पर्पज से कि किस तरह है, मीन्स दे कीपिंग मोरालिटी इन द माइंड, दे जस्ट मेड डिफरेंट प्लेस, है ना। तो मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए, नैतिकता को ध्यान में रखते हुए, सिखाने के पर्पज से, पब्लिक को सिखाने के पर्पज से, मतलब जो है कुछ नाटक बनाए गए। तो जो हम किसी को सिखाने के पर्पज से हम बना रहे हैं, है ना, किसी को सीख के उसमें जो है को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं ना, एक मैसेज देना चाहते हैं, तो उन टाइप्स के प्लेस को मोरालिटी प्ले कहा गया, है ना। तो इन मिडिल इंग्लिश पीरियड तो मोरालिटी प्ले था, ऑल्सो बिकेम वेरी पॉपुलर, है ना। जैसे कि एलेग्री है, वाइस, क्या सही क्या गलत, है ना, सही गलत के ऊपर, है ना। और जो है वर्च्यू एंड वाइसेस के ऊपर नाटक बनाए गए। तो मेन पार्ट ऑफ दिस प्लेस, तो एलेग्री वाज इन फैक्ट द मेन पार्ट, है ना, means virtue and vices. तो virtue means glory, what is right, है ना, and vices means the sins and its ill effects, है ना। जो sin थे, vices जो बुराइयां थी, और अच्छाइयां और बुराइयों के ऊपर जो है नाटक वगैरह बनाए गए। जो चीजें अच्छाई और बुराई के ऊपर नाटक बनाया जाएगा, और एक सिखाने के पर्पज से बनाया जाएगा, डायडेक्टिक वो प्ले होगा, है ना, मोरालिटी उसमें होगी, तो वो प्ले का नाम क्या हो जाएगा, मोरालिटी प्लेस हो जाएंगे। तो ये मोरालिटी प्ले स्पेशली केम आफ्टर मिस्ट्री एंड मिराकल प्लेस इन 12th and 13th century, in the beginning of 13th century, है ना। तो 12वीं सेंचुरी, 11th आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, significant changes in literature, whether it is poetry, prose and drama, है ना। We see different development from all around. So here comes to an end the last topic, important writers of Anglo-Norman age. तो अगर हम देखते हैं एंग्लो नॉर्मन एज के जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, यहाँ पर मैंने दो ही एग्जाम्पल दिए हैं। तो पेट्रार्क, जो कि एक इटालियन पोएट हैं, पेट्रार्क, है ना, इटालियन पोएट, पेट्रार्क नाम है, याद रखना, क्योंकि एग्जाम पे आपको लिखना पड़ेगा। और एक राइटर है दांते, एलिगरी दांते, एलिगरी दांते, है ना, दांते दांते एलिगरी कहते हैं। तो दांते एलिगरी, ठीक है, इटालियन पोएट पेट्रार्क, जिन्होंने कि सोनेट लिखा, ठीक है। सोनेट, सोनेट हम कहते हैं अ 14 लाइन लव पोएम, है ना, लव पोएम। तो पेट्रार्क actually began the tradition of writing 14 line of a 14 line love poem, है ना। It is a kind of poetry which is divided into 2 sections, है ना। जो 14 लाइन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला ऑक्टेव एंड सेकंड सस्टेट, ये आप आगे देखेंगे। ऑक्टेव एंड सस्टेट, ये 8 लाइन का और 6 लाइन का बराबर 14 लाइन। तो इस प्रकार की चीज़ें, मतलब हम आगे आपके 3rd सेमेस्टर में ये चीज़ें आएंगी इन डिटेल। तो इतना जान लो कि जो सोनेट है वो 14 लाइन की एक लव पोएम है, ठीक है, 14 लाइन की लव पोएम है। और मेनली, हालांकि पेट्रार्क ने ही ये जो ट्रेडिशन है, यानी कि ये परंपरा है सोनेट लिखने की, ये शुरू की, बट इट इट जस्ट गॉट इट्स हाइट इन एलिजाबेथन एज, है ना। In Elizabethan age, in 16th century, we see the high
peak of sonnet, है ना, sonnet writing. There were different writers, many writers who wrote sonnets in Elizabethan age after after Norman, यानी कि Anglo Norman age, है ना. We see in the after Middle English period we see Elizabethan age coming up, and in Elizabethan age the significant changes happened. तो ये समझ में आया होगा आपको. Petrarch, then Dante Alighieri also was one of the important writers of the age who wrote the Divine Comedy. क्या लिखा इन्होंने? डिवाइन कॉमेडी. ठीक, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है पोएम है. ठीक, तो भाई ये था हमारे एंग्लो नॉर्मन एज का एक शॉर्ट में ओवरव्यू. और आपने देखा इस तरह से मतलब जो है एंग्लो नॉर्मन एज में आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कितनी सारी चीज़ें डेवलप हुई. लिटरेचर में देखो, पॉलिटिकल में देखो, पॉलिटिक्स में देखो, या फिर सोशल चेंजेस देखो, तो कई ऐसे चीज़ें हैं जिसमें जो है कई सिग्निफिकेंट चेंजेस हमने देखा. ठीक, तो इतना कर लेते हैं. ठीक है.